जय हिंद साथियों। इंसाफ की लड़ाई में अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमेशा कहती हूँ और मुझे खुशी है कि आप लोग अपनी आवाज़ बुलंद करने लगे हैं। दो घटनाएं हुई थी 14 जून और 15 जून को। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की खबर आई थी, जिसमें बहुत सारी थियरीज निकल के आई हैं। उस विषय पे आपने अपनी आवाज़ उठाई। आवाज़ उठाना ठीक है, किसी की आवाज़ दबाना ठीक नहीं है। ये सच है कि अगर आप लोग आवाज़ नहीं उठाते तो शायद ये सीबीआई जांच तक ये मामला न पहुंचता। परंतु 15 जून 2020 को एक खूनी मुठभेड़ में गलवान घाटी में हमारे 20 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। बहुत सारे सैनिक घायल हो गए थे और वे अस्पतालों में भर्ती कराए गए। उनमें से एक जो उत्तराखंड के थे, वे बाद में वीर गति को प्राप्त ही मैं मानूंगी हो गए। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। और भी इस तरह की खबरें होंगी जो हम तक नहीं पहुंच रही, क्योंकि इलाज और भी लोगों का हो रहा था। उम्मीद करती हूँ कि बाकी सब ठीक होंगे। परंतु आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपने आवाज़ उठाई सुशांत सिंह राजपूत के लिए, क्या यह आपका फ़र्ज़ नहीं था कि उन सैनिकों के लिए भी आवाज़ उठाते? 14 जून से आज तक आप बहुत कुछ कह रहे हैं, अपने आप ही डिटेक्टिव का भी काम कर रहे हैं, लॉयर का भी काम कर रहे हैं, पुलिस का भी कर रहे हैं, जज भी बन गए हैं। और मीडिया चैनल्स पे जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, कोई चैनल अगर रिया चक्रवर्ती का पक्ष दिखा दे रहा है तो आप सब भी उसमें नाराज़गी दिखा रहे हैं। बड़ी हास्यास्पद बात है। अगर आपको अपनी बातों पे विश्वास है तो क्या आपको नहीं लगता कि जो कुछ दूसरा पक्ष कह रहा है वो भी आपके हित में ही होगा, क्योंकि वो गलती करेंगी अपनी बातों को कहते हुए? या आपको लगता है कि जो उस चैनल में उनसे पूछा गया केवल उसी पे जाएगी सीबीआई? बहुत दुख की बात है कि आपको इस मैटर में तो बड़ी दिलचस्पी दिखाने को मिल रही है, जबकि ये मैटर सही हाथों में पहुंच चुका है, यानी कि सीबीआई के। मगर जिस मैटर में आपको सवाल उठाना चाहिए, जिसमें देश जो है, इस मैटर को मैं कम नहीं कह रही हूँ, इस मैटर में आपने आवाज़ उठाई, आपने लिमिट क्रॉस करी, मैं उस बारे में कह रही हूँ। आपने आवाज़ उठाई, आपको संशय था, आपका देश का एक बेटा गया था तो संशय होना लाजमी था। परंतु मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो जो वीर सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए, देश की सरहदों की रक्षा करते हुए, उनके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे? वो सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के एक दिन बाद की घटना थी, मगर कहीं उस विषय पर आप लोग बोल नहीं रहे। क्या आपके लिए कोई मायने नहीं रखते वो वीर सपूत जिनकी वजह से आज हम अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं? क्या आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि गलवान घाटी में क्या हुआ? क्या आपको ये नहीं जानना कि गलवान घाटी में जिन लोगों की मृत्यु हो गई, जो वीर गति को प्राप्त हो गए, जो इस देश के लाल थे, वो कैसे मारे गए? क्या आप ये नहीं जानना चाहते कि चीनी सैनिक क्या अभी भी हमारे भारत की टेरिटरी के अंदर घुसे हुए हैं या वापस चले गए? क्या आप ये नहीं जानना चाहते कि क्या उन्हें वापस खदेड़ा गया? क्या आप ये नहीं जानना चाहते कि जो बातचीत चल रही है सैन्य अधिकारियों के बीच में दोनों देशों के, उसका नतीजा क्या हुआ? क्या इन सवालों का कोई मायने नहीं रह गया? क्या आप केवल दूसरी इन्वेस्टिगेशन को मैनिपुलेट करने के लिए हल्ला मचा रहे हैं? उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल लेके आया है एक मैटर, जहां एक बेटी ने एक विधायक के ऊपर आरोप लगाए हैं कि उसकी बच्ची के पिता वो हैं। उस मैटर में भी आप लोगों ने, अधिकतर लोगों ने, उस लड़की के ऊपर सवाल उठाए। आज जब वो लड़की खुल के सामने आई है, गोद में एक बच्चा लिए हुए,
तब उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। अगर पहाड़ों में जिस तरह से उत्पीड़न होता होगा वो दिख रहा है और होता है, इसको नकारा नहीं जा सकता। इसीलिए तो हम चाहते हैं कि पहाड़ों में विकास हो, पहाड़ में हमारे लोगों को रोज़गार मिले, सड़कें पहुँचे और वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक हो, वहाँ के लोग सक्षम हो। अगर शिक्षित होंगे तो वे एम्पावर्ड होंगे, सशक्त होंगे। इसीलिए तो कहते हैं वो बेटी जब आवाज़ उठाती है तो आप लोग कहते हैं कि 1.5 साल उस लड़की ने बोला क्यों नहीं। आज जब उसके पास एक बच्चा है, उसकी एफआईआर को दर्ज नहीं किया जा रहा, उसके चरित्र का हनन न सिर्फ वो विधायक कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं, जबकि ये आपका और मेरा काम नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप्स जो हैं वे मान्य हैं और कोई भी संतान किसी भी प्रकार के रिश्ते में से जन्म ले, उसके वही सारे अधिकार होते हैं जो एक शादी से उत्पन्न बच्चे में होते हैं। मगर आप लोगों ने जिस प्रकार से इसमें सवाल उठाए हैं, अब विधायक जी भी सामने आकर अपनी बात में यही बात कह रहे हैं कि लड़की जो है उसका चरित्र ठीक नहीं है। चरित्र महोदय, आपको बताना चाह रही हूँ, उसका चरित्र कैसा भी हो, कितना भी खराब हो, मान लिया आपकी बात कि उसका चरित्र खराब है, लेकिन यदि ये बच्चा आपका है, अगर आप इस बच्चे के जैविक पिता हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। और सुप्रीम कोर्ट के सारे केसेस देख लीजिए, अगर आप उस बच्ची के जैविक पिता हैं तो उस बच्ची को वो सारे अधिकार आपको देने पड़ेंगे जो आपने अपने बच्चों को दिए हैं, जो आपकी शादी से उत्पन्न हुए हैं। अगर ये लड़की गलत है तो इसके खिलाफ केस चलाया जाना चाहिए, इसे सज़ा दी जानी चाहिए। परंतु फिर कहूँगी, ये कैसे मुमकिन है? ये तभी मुमकिन है जब आप अपना डीएनए टेस्ट करवा लीजिए और इस पूरे प्रकरण में से निकल जाइए। केस को मैनिपुलेट करने की जहाँ तक बात है, वो भी आपको बताती हूँ। एक व्यक्ति ने बाल आयोग में कंप्लेंट दाखिल करी। ये व्यक्ति कौन होते हैं? अब मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें ये महाशय, ये विधायक जी कह रहे हैं हमारा एक केस बाल आयोग में। आपका कैसे है? वो तो किसी और ने डाला है। इसका मतलब है आपने डलवाया वो केस। ये अगर आपने डलवाया, इसका मतलब है कि वो जो महिला आरोप लगा रही है आप पर कि आप इस केस को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं सत्य होता दिख रहा है। मैं अभी भी ये मानना चाहती हूँ कि आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आप कह रहे हैं लड़की का नार्को टेस्ट करा लो। आप मुझे बताइए कि लड़की के नार्को टेस्ट करवाने से क्या ये प्रूव हो जाएगा कि वो बच्ची किसकी है? वो तो तभी प्रूव होगा ना अगर आपका डीएनए उस बच्ची के साथ मैच करे या ना करे। तो आप इस चीज़ से क्यों भाग रहे हैं? और उधर आप जानते हैं कि किस प्रकार से प्रणव चैंपियन जो है वो अब भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा दोबारा बन गए हैं। पिछले साल 13 महीने पहले उनको निष्कासित किया था भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में से, जब उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी। मगर आज भारतीय जनता पार्टी को ऐसा क्यों लगा कि उन्हें वापस लेना है? वोटों की राजनीति है, वोटों का ये खेल है। और इनको जब इन्होंने अपनी पार्टी में ले लिया तो इन्होंने एक बड़ा सा पोस्टर भी लगाया था देहरादून में, जो मैंने देखा राजपुर रोड में, जो यहाँ का मेन रोड है। और अब भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी? जिसने हमारी उत्तराखंड का अपमान किया, माँ समान हमारी देवभूमि को अपशब्द कहे, माँ समान हमारे उत्तराखंड को बताया कि ये इनके किसी गुप्तांग पर है, अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए उनको वापस लेकर आपको कैसा लग रहा है? हो सकता है कि आप सोच रहे होंगे कि लोगों को याद नहीं रहेगा। हो सकता है खानपुर के लोग इनको चुने, खानपुर के लोग इनको वोट दें और इन्हें विधायक बनाएं। परंतु भारतीय जनता पार्टी को ऐसी क्या दिक्कत आ पड़ी थी कि इस व्यक्ति को अपनी पार्टी में लेते, जब आप अपने आप को पार्टी विद अ डिफरेंस बताते हैं?
आपने ये कहा था कि ये 6 साल के लिए निष्कासित हुए हैं, परंतु चुनावों को देखते हुए आपने इन्हें वापस ले लिया है, तो ये बहुत शर्मनाक है। जनता नहीं भूलेगी, और जनता भूलने भी लगे तो जनता को याद कराते रहेंगे, क्योंकि हम नहीं भूल पाएंगे जिस प्रकार की बातें इस व्यक्ति ने करी हमारी माँ समान देवभूमि के लिए। आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, आपके लिए एक एक सीट महत्वपूर्ण होती है। इसका मतलब है कि आपके पास अपने ऐसे नेता नहीं है जो इनके सामने खड़े हो सकते और इनका मुकाबला करके उस सीट को जीत सकते। है ना दुखद विषय, है ना कमाल कि आप कहते हैं कि लोग आपके पीछे पीछे आएंगे। एक और बयान के बारे में बताना चाहती हूँ। उत्तराखंड के माननीय बंसीधर भगत जी, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा, जैसा मैंने आपको बताया, जो इस वक्त सेल्फ आइसोलेशन में है क्योंकि वे कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, उन्होंने अभी अपने विधायकों को और अपने नेतागणों को ये बताया है कि अब की बार नहीं आने वाली वही वाली सरकार, अगर लोग भरोसा करते रहे मोदी मैजिक पे, मोदी जी के भरोसे रहेंगे तो सीटें नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने बताया है अपने विधायकों को, अपने नेताओं को कि अपने अपने क्षेत्रों में जाके वे काम करें और मुख्यमंत्री उत्तराखंड के नाम से वोट मांगे, उनके काम पे वोट मांगे। काम कौन सा, ये तो आप बेहतर जानते होंगे। यहाँ बेरोजगारी चरम पे है। जिस प्रकार से संदीप फरसवान, एक नौजवान जिसने वन दरोगा की भर्ती के लिए भी कोशिश करी थी, उसमें सफल नहीं हुए, अपने गांव से गए दिल्ली नौकरी की तलाश में, 4 दिन भटके, उसके बाद अपना व्हाट्सएप स्टेटस डाला कि माँ वापस आऊँगा, सबसे दुखी तुम ही होगी माँ, पर अब मेरे जीवन को विराम देने का समय आ गया, क्योंकि जब तक त्रिवेंद्र है उत्तराखंड में तब तक तेरे बेटे को 50 पैसे भी नहीं मिलने वाले। अगला जन्म लूँगा, वापस तेरा बेटा बनूँगा, वन दरोगा की भर्ती को क्लियर करूँगा, ऐसा लिखा था। तो त्रिवेंद्र कौन है? हमारे मुख्यमंत्री जी का भी नाम त्रिवेंद्र है, मगर उस मैसेज में त्रिवेंद्र सिंह रावत नहीं लिखा था, केवल त्रिवेंद्र लिखा था। परंतु 50 पैसे कौन नहीं दे सकता उत्तराखंड में। और साथ ही वन दरोगा भर्ती के बारे में भी बात करी गई है। बड़ा दुखद विषय है कि हमारे पहाड़ के नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल पाती और फिर वो इस तरह का कदम उठा लेते हैं। मैं सभी नौजवानों को कहना चाहती हूँ, उत्तराखंड के नौजवानों को खास करके कहना चाहती हूँ, मैं समझ सकती हूँ आपकी मुश्किलों को। ये दुखद समय है, ये मुश्किल का दौर है, हम सब इस मुश्किल के दौर से निकल रहे हैं। आपके पास पावर है, आपके पास शक्ति है, वोट का अधिकार आपके पास है, उससे बदलिएगा आप अपनी किस्मत, उससे बदलिएगा सरकार। आप अपने हिसाब से जो आपके लिए सही काम करे उसको वोट दीजिएगा, पर अपने जीवन को लेने की भूल बिल्कुल मत करिएगा। आपका जीवन और किसी के लिए ना सही पर आपके माता पिता के लिए अमूल्य होता है। आप उनके बारे में भी सोचिए कि यदि आपको कुछ हो जाता है तो वे कैसे अपना बाकी का जीवन बिताएंगे। इसलिए केवल दूसरे को दोष देना, हाँ मैं मानती हूँ कि जो सरकार बैठी होती है वो दोषी होती है अगर वे अपने नौजवानों को नौकरियां ना दे सके, रोज़गार ना दे सके, अपने नागरिकों की देखभाल ना कर सके, अगर अपने नागरिकों तक ठीक प्रकार की स्वास्थ्य व्यवस्था ना भिजवा सके। इन सब के लिए मैं उन्हें दोषी मानती हूँ, पर मैं उनके बारे में बात करने के बजाय आपसे बात करना चाहती हूँ, आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं जानती हूँ कि दुखद है ये खबर भी, मुश्किल है ये समय जो हम गुजार रहे हैं कोरोना काल में, और ज़्यादा मुश्किल है, परंतु आप इस राज्य का भविष्य हैं, इस देश का भविष्य हैं और अपने परिवार के लिए आप बहुत मूल्यवान हैं। आपका मूल्य तो आंका ही नहीं जा सकता, क्योंकि आपको जीवन जिन्होंने दिया है उनसे पूछिए कि आपके जीवन का क्या महत्व है उनके लिए। इसलिए इस तरह का कदम कृपा करके बिल्कुल मत उठाइए, कभी मत उठाइए। किसी राजनीतिज्ञ के लिए तो बिल्कुल नहीं उठाइए। मुश्किल का समय है,
बीत जाएगा। समझिए इस बात को कि हर रात के बाद सुबह होती है, हर अंधेरे के बाद रोशनी होती है, हर मुश्किल के बाद चीज़ें आसान भी होती हैं। इसलिए अगर आप मुश्किल के दौर से गुज़र भी रहे हैं तो हिम्मत रखिए, अपने आप को कहते रहिए कि ये समय भी गुज़र जाएगा, किसी तरह से गुज़र जाएगा और आपको गुज़ारना पड़ेगा ये समय। मेरे प्यारे नौजवानों, खास करके मेरे उत्तराखंड के नौजवानों, उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग हिम्मत से काम लेंगे। हम सब मुश्किल के दौर से गुज़र रहे हैं और दोबारा इस तरह की कोई भी खबर कहीं से नहीं आएगी। अपने साथ के लोगों से बात करिए, उनको समझाइए कि मुश्किल का दौर निकल जाएगा। कोई नहीं बताता कि वो क्या करने जा रहा है जब वो डिप्रेस्ड होता है। मैं इस बात को समझती हूँ, लेकिन बातचीत करिए। हम इस वक्त अपने घरों में बंद हैं, बातचीत नहीं कर पा रहे, लेकिन आप सभी एक दूसरे के टच में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क पहनिए, सावधानी बरतिए, घर से बाहर ज़्यादा मत निकलिए, परंतु एक दूसरे के साथ संपर्क में रहें। और जब लगे कि कोई ऐसा भी है आपके बीच में जो किसी मुश्किल के दौर से इतना गुज़र रहा है कि उसे झेल नहीं पा रहा, तो उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए। उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब ठीक रहेंगे, खुश रहेंगे। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।